कहानी का शीर्षक है फ्यूचर प्रेडिक्ट। एक दिन की बात है, एक माँ बहुत दिनों से माँ बनना चाहती थी। इसलिए सभी लोग उसे ये कहते थे कि एक मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, हो सकता है भगवान की कृपा से तुम्हारी गोद सुनी अब पूरी भर जाए। ऐसा सोचकर वो औरत डेली मंदिर जाया करती और भगवान ने एक दिन उनकी सुन ली। भगवान की कृपा से वो बहुत खुश हुई जब उसे पहली बार माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उसकी खुशी इसी तरह बरकरार रही। देखते ही देखते बच्चे ने जन्म ले लिया। बच्चा एक बेटी। ये सुनकर उसकी माँ को तो पहले बहुत झटका लगा, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग बड़ा अजीब ख्यालात में रहते थे। इसलिए उसकी माँ हमेशा बहुत ध्यान से ही रहती कि मेरी बेटी का कोई दुश्मन ना बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ और ही था। धीरे धीरे उसकी माँ अपनी बेटी को घर लेकर आती। हॉस्पिटल से घर आने के बाद पता चलता है कुछ ही दिनों में उसकी बेटी थोड़ी सुस्त पड़ गई है और बाकी दिनों से थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। जब वो जन्म ली थी तब इतनी कमज़ोर नहीं थी। ये सब सुनने के बाद वो तुरंत ही डॉक्टर के पास दौड़ती है अपनी बच्ची को लेकर। डॉक्टर ने ये कहा कि बच्ची थोड़ी सी कमज़ोर है, उसका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसीलिए माँ अब बच्ची का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती। समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होती रही। बड़ी हो रही थी, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी इम्यूनो रिलेटेड, जैसे कि बार बार बुखार आना और बुखार के ही कारण बहुत दिनों तक परेशानी में काटना। धीरे धीरे माँ यही सोचने लगी कि मेरी बच्ची को पता नहीं इन फ्यूचर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो लोग उसको ज़रूरत पूरा करेंगे कि नहीं, लोग उसके ज़रूरत को कहीं मजाक समझ के और उसे निहत्था ना बना दे। ऐसा सोचकर माँ को हर वक्त उसकी तबीयत की बहुत चिंता रहती। उसका स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन बिगड़ता देखकर माँ को बहुत टेंशन रहता। इसीलिए एक दिन उसकी माँ ये सोचती है कि कैसे भी करके इसकी बुखार की प्रॉब्लम ठीक किया जाए। माँ उसे घुमाने लेके जाती है, कहती है कि आओ बेटी, आज तुम थोड़ा घर में मत रहो, थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकलो। बाहर निकलने से तुम्हारा मूड फ्रेश होगा और तुम्हारे शरीर को भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या पता तुम्हारी अब तबीयत ना खराब हो, क्योंकि अब तुम भीतर से रिफ्रेश फील करोगी। ऐसा सुनकर बेटी भी अपनी माँ के साथ तुरंत घूमने के लिए चली जाती है, क्योंकि बेटी का भी मन बिल्कुल भी पसीज चुका था घर में रहकर। इसीलिए बेटी भी जाने लगती है। तब माँ उसे कहती है, बेटा तुम्हें बाहर आकर कैसा लग रहा है? बेटी बहुत खुश होती है कि माँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे ऐसे ही रोज़ पार्क घुमाया करो, मैं झूले झूलूंगी, मैं बहुत इंजॉय करूँगी। ऐसा सोचकर माँ भी बहुत ज़्यादा ही खुश रहती है। माँ को भी यही लगता है कि शायद मेरी बेटी को खुशी की बहुत ज़रूरत है। अगर उसे खुशी नहीं मिलेगी तो उसका स्वास्थ्य इसी प्रकार बिगड़ता जाएगा। माँ देखी कि मेरी बेटी यहाँ पर बहुत खुश और बहुत तरोताज़ा लग रही है, इसीलिए माँ उसे 2 घंटे पार्क में खेलने के लिए छोड़ देती है और शाम को फिर उसे लेकर घर आती है। घर आने के बाद सभी लोग आराम से खा पी कर सोने के लिए जा रहे थे। तभी बेटी बिस्तर पर बैठी हुई है लेकिन सो नहीं रही है। माँ उससे कहती है कि बेटा क्या बात है, आज तो तुम बहुत थक गई होगी, अब जल्दी से सो जाओ। बेटी कहती है कि नहीं माँ, मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, मैं सो नहीं पाऊँगी, मुझे थोड़ी सुस्ती, थकान और अजीब सा लग रहा है। माँ थोड़ी घबरा गई। माँ ने बहुत लोगों से इसके बारे में पूछा कि मेरी बेटी की इतनी तबीयत क्यों बिगड़ती है। सभी लोगों ने कहा कि बेटी का बहुत छाया कमज़ोर है, परछाई कमज़ोर होने की वजह से उसको नज़र तुरंत लग जाता होगा, उसको सभी के नज़र से बचा के रखो। कब किसकी कुदृष्टि आपकी बेटी पर पड़ जाती है ये तो हमें भी नहीं पता। ऐसा सुनने के बाद मम्मी अब बेटी को घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। जो 2-3 दिन बेटी घर से बाहर निकली थी, अब वो भी बंद हो गया था। और मम्मी देख रही है कि घूम कर आने के बाद रात से ही उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी। जब वो सुबह उठी तो सुबह उठने के बाद उसका बदन पूरा ज्वर से तप रहा था और उसकी माँ बिल्कुल परेशान, हताश, निराश हो गई। उसकी माँ को ऐसा लगने लगा कि मेरी बेटी को बुखार कैसे हो गया। ना तो कल उसने कुछ ठंडा खाया था और ना ही मैं उसे ज़्यादा बाहर की खाना को खाने देती हूँ। कल वो जब पार्क गई थी तो मैंने सिर्फ उसे ठंडे पानी की बोतल दी थी,
क्या एक ठंडा पानी को 1-2 घूंट पीने से ही उसको बुखार आ गया, वो भी इतना तेज। माँ भी सोचती है कि ये मेरा वहम होगा, इसीलिए इस बात को अनसुना करके अपनी बेटी की देखभाल में लग जाती है। सुबह पहले उसकी मम्मी उसे सूप बनाकर पिलाती है। बेटी जहाँ पर अपने माँ के साथ बहुत खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं घूमने का बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी, क्योंकि अब लोगों ने मना कर दिया है कि बेटी को सभी की कुदृष्टि से बचा के रखो। इसीलिए उसकी माँ बेटी को घर से बाहर ही नहीं निकलने देती, सिर्फ वो स्कूल के लिए ही बाहर जाया करती। स्कूल से उसे बिल्कुल सीधा घर आना पड़ता। अगर वो सीधा घर नहीं आती तो उसकी माँ भी बहुत चिंतित हो जाती और लेट घर आने पर उसे ही बहुत डांट लगाती। इसीलिए उसकी माँ सिर्फ उसे स्कूल जाने तक ही परमिशन दे के रखी थी। पिता भी सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, समाज इतना खराब है, आजकल बेटियों की सुरक्षा तो मानो कुछ है ही नहीं। इसीलिए पिता भी यही सोचते रह गए कि शायद इसकी माँ जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, मेरी बेटी इससे सुरक्षित भी रहेगी और कोई उसका बाल विवाह का भी नहीं कर पाएगा। और जैसे बहुत सी लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं, बहुत लड़कियों की मासूमता ख़राब हो जाती है, वैसे मेरी बच्ची हमेशा चमकती दमकती रहे। यानी पिता का कुछ अलग ही सोच था। यहाँ माँ बेटी बीमार पड़ जाती है, इस वजह से उन्हें बाहर नहीं जाने देती थी। बेटी के इस बात को सुनने के बाद मम्मी यही कहती है कि तुम रोज़ क्यों पार्क जाना चाहती हो, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि तुम पार्क मत जाया करो। अगर तुम्हें खेलना ही है तो तुम घर में खेलो, वरना स्कूल से मिले हुए होमवर्क को कंप्लीट करो। बाहर जाके खेलने में कोई दिलचस्पी अब मत रखो, वरना तुम्हारी तबीयत इसी तरह बिगड़ती रहेगी। मुझे डर है उस दिन का जब तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी। ऐसी दर्द भरी बात सुनकर बेटी कहती है कि माँ मुझे क्या हो जाएगा, तुम मेरा ना खामखा ही टेंशन लेती हो, इतनी टेंशन की कोई बात ही नहीं है, मुझे बस थोड़ा बुखार आ जाता है, बार बार बुखार आ जाता है, इसमें क्या घबराने वाली बात, कहाँ से मुझे कुछ हो जाएगा। माँ उसकी कहती है ज़्यादा जवान मत लड़ा, चुपचाप से मैंने जितना कहा है उतना कर। इसीलिए बेटी भी अब बाहर जाने की जिद छोड़ चुकी थी। लेकिन कभी कभी स्कूल जाने से भी उसको फीवर आ जाता। स्कूल से घर लौटते ही वो चुपचाप से थके हारे कंधे पर से बैग उतारती स्कूल की और खाट पर लेट जाती। कपड़े बदलने तक की उसमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसकी मम्मी की बहुत ज़्यादा ही चिंता भी रहती और इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती। उसकी मम्मी ऐसे एक दिन देखी अपनी बेटी को, तो उसकी मम्मी कहती आज स्कूल में क्या हुआ, क्यों तुम अचानक बीमार पड़ गई। वहाँ पर ऐसा ही हाल हो गया था, जब भी बेटी सोती तो माँ जी या पिताजी तुरंत समझ जाते कि बेटी बीमार है इसलिए सो गई है, वरना वो थकान से भी नहीं सोती है, चुपचाप अकेले में बैठ जाती है वरना सोती नहीं। माँ देख रही है कि बेटी चादर ताने सोई हुई है और बेटी का सिर पर हाथ रखने पर सिर बिल्कुल तवे की तरह गर्म तप रहा है। इसीलिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद उसे कहती है कि बेटा आज तुमने स्कूल में क्या खाया था, मैंने तो तुम्हें लंच में सूखी सी रोटी और सब्जी ही दी थी, उससे तुम्हारा फीवर कैसे आ सकता है। बेटी कहती है माँ आज टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास के लिए हम लोगों को क्लास में ही रोक लिया था, हमारी छुट्टी देर से हुई, मैं बहुत थक गई थी पढ़ाई करते करते और मुझे अचानक से ही बुखार आ गया, लेकिन मुझे स्कूल में बुखार नहीं आया, मुझे बुखार रास्ते में आया। माँ को भी बड़ा अजीब लगा। माँ कहती है कि क्या हुआ है बेटा, तुम्हें इतना बुखार क्यों आता है, अब से तुम्हें स्कूल छोड़ने और लेने के लिए भी मैं जाया करूँगी और तुम्हारा क्या शरीर है, क्या शरीर का स्टेटस है, वो सब मैं चेक किया करूँगी। बेटी कहती है एक बार मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो माँ। उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस बुखार ही तो है, इसके घर के बहुत सारे नुस्खे होते हैं, उन सारे नुस्खों से तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी और तुम बस कल से मैं जो तुम्हें काढ़ा बना के देने लगूंगी वो पीना, फिर तुम्हारा देखना बुखार एकदम छू हो जाएगा। बेटी कहीं ना कहीं डर रही थी कि शरीर में अंदर ही अंदर कोई प्रॉब्लम होगा और शायद माँ नहीं समझ पा रही है। इसी तरह समय बीतता गया, छोटी मोटी चीज़ें उसके ज़िंदगी से जैसे गायब ही होते रहे। घर पे गेस्ट आते, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पीते, ठंडी पानी पीते और
घर के बने हुए ठंडी ठंडी मिठाइयाँ जो कि फ्रिज में माँ रखती, वो सारे खाया करते। मेहमान को खाता हुआ देख के बेटी का भी मन करता कि वो भी खाए, लेकिन खा नहीं पाती थी। इसीलिए उसकी मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। उसकी मम्मी को ऐसा लगा कि कोई चीज़ ऐसा है जो मेरी बेटी को और भी ज़्यादा दुखी कर रहा है। इसीलिए उसकी मम्मी अब ज़्यादातर घर में गर्म चीज़ों का ही सेवन खुद भी करने लगी और उससे भी गर्म चीज़ों का सेवन करवाने लगी, ताकि किसी भी चीज़ की ठंडी तासीर की वजह से उसे बुखार न चढ़े। ऐसा सोचकर उसकी माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गई। उसकी माँ सबसे पहले उसे गर्म पानी पिलाती, फिर उसके बाद काढ़ा पिलाती और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें तो मानो जैसे घर में बंद पड़ गई थी। ये सब घर में मिलता ही नहीं था। कोई गेस्ट भी आता तो उनको कह दिया जाता कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिसके कारण हम लोग ये सब घर में अब नहीं रखते हैं, क्योंकि घर में रहेगा तो उसका भी खाने का दिल करेगा। ये सब सोचकर कोई गेस्ट भी कुछ मांगता नहीं था। सभी लोग चुपचाप से खाते जो भी घर में मिलता और घर में आओ भगत करके थोड़ी बहुत बातचीत करके लोग चले जाते। कभी कभी सभी लोगों को एक चीज़ का डाउट तो होता कि लगता है बेटी में या तो कुछ प्रॉब्लम है या तो इसकी सही से चेकअप नहीं हो पाती है। इसलिए लोग उसका पहले तो बहुत मजाक बनाते हैं। पहले लोग कहते हैं तुम्हें बुखार नहीं होता होगा, तुम्हें बुखार का बस एक भयम है। फिर वो कहती नहीं, मेरी तबीयत सच में खराब रहती है, मैं बुखार के कारण बहुत हार जाती हूँ, बहुत टूट जाती हूँ। फिर धीरे धीरे रिलेटिव लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया कि लगता है तुम्हारी मम्मी तुम्हारा ठीक से इलाज नहीं कराती है, जिसके कारण तुम्हारा बुखार जड़ से नहीं जा रहा है। तुम्हारे शरीर में वो बैठा हुआ है किसी गेस्ट की तरह, अगर उसको भगाओगी नहीं तो तुम्हारा सारा जीवन इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। वो सब सुन के ये अपनी मम्मी के पास जाती है और बेटी अपनी मम्मी को कहती है कि माँ, सभी लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, प्लीज़ एक बार मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। लेकिन माँ नहीं मानती है। माँ उसको घर के बने हुए कुछ नुस्खे, तरह तरह की चीज़ उससे ट्राई करने को कहती है और माँ मानती भी नहीं है कि उसके इम्यून सिस्टम में कुछ बीमारी या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी मम्मी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। वो चाहती भी थी कि मेरी मम्मी मान जाए, लेकिन उसकी मम्मी कहाँ तस से मस नहीं होती थी। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो गई। परेशानी का उसका बहुत बड़ा कारण था और ये कारण बस ये बुखार ही नहीं, बुखार के साथ होने वाले बहुत से प्रॉब्लम जैसे चक्कर आना, आँखों में जलन, नाकों में पानी, सूजन और भी बहुत सारी तकलीफ़ें उसको झेलनी पड़ती। लगातार खांसी, कमजोरी, चक्कर खाकर कहीं भी बेहोश हो जाना, ये सब उसे झेलना पड़ता था। इसीलिए स्कूल भी जाया करती तो वो बुखार के दिनों में स्कूल नहीं जाना चाहती। किसी न किसी बहाने वो अपनी मम्मी को कहती कि मम्मी मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, मुझे स्कूल नहीं जाने दो, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि मुझे कोई संभालेगा कि नहीं अगर मैं बीच रास्ते में कहीं भी बेहोश हो जाऊं तो। लेकिन उसकी मम्मी उसको पढ़ाई के लिए भी प्रेशर करती और उसकी बुखार को बस एक आम बुखार ही समझकर उसको बस प्रेशराइज करती रहती। वो एक दिन सोचती है कि मैं खुद ही डॉक्टर दिखाऊंगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब उसका उम्र 22 साल हो जाता है। 22 साल की होने के बावजूद भी वो लड़की बीमार ही रहती। उसको आए दिन कोई ना कोई तरीके से बुखार आ ही जाता। कहीं घूम के आती तो बुखार, किसी के शादी में जाती तो बुखार, और बाकी लोगों को जहाँ खूब ज़्यादा गर्मी लग रही है वहाँ उसे ठंड लगती। वो बाकी लोगों से भी ज़्यादा स्वेटर, जैकेट ये सब पहन कर जाती। इसीलिए बहुत ज़्यादा ही समाज में उसका मजाक बनाया जाता, ये सोचकर कि तुम्हें इतना ठंड क्यों लगती, मुझे तो इतनी नहीं लगती। ये सब जानने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती। 22 साल के होने के बाद उसकी एक छोटी मोटी नौकरी भी लग चुकी थी, पार्ट टाइम जॉब की तरह। उसमें हफ्ते में 3 दिन उसे अपनी ऑफिस जानी पड़ती, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन वो ऑफिस जाया करती थी और बाकी दिन अपने घरों में बैठकर आराम किया करती थी। माँ के थोड़े बहुत कामों में हाथ भी बटा दिया करती, लेकिन अपने बुखार के कारण वो बहुत ज़्यादा ही हारी रहती। उसे वो दिन भी याद पड़ गया जब उसका जन्मदिन था और उसे सुबह से ही लगातार बुखार आए जा रहा था। माँ ने एक बार थर्मामीटर लगाई तो उसे 104 डिग्री का बुखार आ चुका था। इस बुखार के कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी और
कभी कभार उसको वो बर्थडे वाला दिन तो याद आता ही था, लेकिन कभी कभार उसको वो हारा हुआ दिन भी याद पड़ता था। एक बार उसकी स्कूल की कंपटीशन में रेस होने वाला था, मैराथन की, जिसमें वो चाहती थी कि अव्वल आए, इसलिए उसने बहुत प्रैक्टिस की। लेकिन रेस वाले दिन ही उसे इतना तेज बुखार हो गया कि वो एक कदम भी चलती तो भूमि में मूर्छित होकर गिर जाती, इसीलिए वो रेस भी नहीं जीत पाई। ये सब सोचने के बाद वो सोचती है, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, मैंने कुछ पैसे अपने लिए, अपने चेकअप के लिए बचाए हैं, आज मैं एक डॉक्टर से मिलती हूँ। वो पहले डॉक्टर के पास गई, जो कि उसके नज़दीकी थे घर के। जाने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर उसे कुछ खास नहीं बताते हैं, कुछ ताकत की गोली वगैरह देकर उसे बस अपने घर में आराम करने को और सही न्यूट्रिशनल डाइट लेने को कहते हैं। वो कहती है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत बुखार आता है, मेरा मतलब है कि मैं हर काम में ही बुखार को सबसे पहला टारगेट बना लेती हूँ। मेरा शरीर कुछ ऐसा हो जाता है कि सब समय मुझे बुखार ही आता जाता है और बुखार के कारण ही मैं अपने जीवन में बहुत कुछ खोई हूँ। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो गई होगी जिसके कारण तुम्हें बार बार ऐसे बुखार आ रहा है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये दवाई खाओ, जब तुम्हारे शरीर में सारी चीज़ों की कमी दूर हो जाएगी, यानी कि मिनरल्स की कमी, तो तुम्हारी बुखार खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और तुम्हें कमजोरी भी नहीं लगेगी रोज़ की तरह। वो खुश होकर चली गई। दवाइयों को ट्राई की, लेकिन दवाई ट्राई करने के कुछ दिनों बाद फिर से उसे बुखार आने लगा। यानी कि वो कभी गर्मियों में शाम को नहा लेती, यानी कि दिन भर में वो 2 बार नहा लेती, एक बार सुबह एक बार शाम, तो उसे रात भर में बुखार आ ही जाता था। यानी जब वो डिनर करके सोती तो उसे बहुत सुस्ती और थकान और धीरे धीरे करके बुखार आने शुरू हो जाता था। इसीलिए वो सारी बात डॉक्टर को खुल के बताती है और फिर डॉक्टर की जब दवाई काम नहीं करती है तो फिर उसे बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होता है। उसको लगता है कि मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, शायद मेरा सही इलाज नहीं हुआ है। डॉक्टर ने ना ही कोई टेस्ट करवाए और ना ही डॉक्टर ने ज़्यादा गहराई से सोचा कि मुझे क्या हो रहा है। इसीलिए वो दूसरे दिन इंटरनेट पे सर्च करती है तो उसे एक बहुत ही महान इम्यूनोलॉजिस्ट का पता चलता है, जो कि सबसे बड़ी खुशी की बात थी, उसके घर के आसपास वाले ही हॉस्पिटल में बैठता है। इसीलिए वो तुरंत उस इम्यूनोलॉजिस्ट के यहाँ अपने अपॉइंटमेंट करवा लेती है और शाम को जा रही होती है तो अपनी मम्मी और पापा से ये कहकर जाती है, मम्मी मेरी तबीयत सब समय ख़राब रहती है, इसलिए मैंने आज एक डॉक्टर देखा है और उसके रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया है, तब जाके मुझे ये मिला है। एक बार मैं यहाँ से भी ट्राई करके आऊँ, हो सकता है कि अब मैं ठीक हो जाऊँ। मम्मी पापा भी ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तू बस देख ले, अगर ठीक नहीं होता है तो घर के काढ़े वाढ़े से ही अपना काम चलाना। उसके पापा ऐसा कह देते हैं। घर से निकलती है, कुछ दूर चलती है, सामने उसको हॉस्पिटल मिल जाता है। वो बचपन से ही इस हॉस्पिटल को जानती थी, लेकिन इतने महान इम्यूनोलॉजिस्ट का बैठने की कल्पना कभी इस हॉस्पिटल में उसने नहीं किया था, इसीलिए उसे बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब होता है। अंदर जाती है तो उन डॉक्टर से अपनी पूरी चेकअप कराती है। पूरी चेकअप कराने के बाद उसे डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट देते हैं और साथ में एक और टेस्ट देते हैं जिसका नाम है फीवर पैनल टेस्ट। ये टेस्ट को सुनकर वो बहुत ज़्यादा भौचक्की रह जाती है, क्योंकि वो उम्मीद की थी कि उसको सिर्फ ब्लड टेस्ट ही मिलेगा अगर डॉक्टर ज़्यादा गहराई से जांच कर रहा है। तो ये फीवर पैनल टेस्ट क्या चीज़ है, ये सोच के वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। डरने के बाद वो तुरंत घर आती है और घर आकर अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें डॉक्टर के पास हुई सब बताती है, बहुत विस्तार से। मम्मी पापा सोचते हैं कि लगता है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कुछ ऐसी बीमारी है जिसके कारण ही उसे बुखार पैनल टेस्ट दिया गया है। फीवर पैनल टेस्ट का नाम सुन के वो थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि उसको पता भी नहीं था कि इस टेस्ट में होता क्या है। तो उसे किसी दोस्त ने बताया कि तुमको बहुत सारे इंजेक्शन्स का सामना करना पड़ सकता है और डॉक्टर तुम्हारी पूरी इम्यून सिस्टम के फंक्शन को चेक करेंगे कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम किस बात पर ज़्यादा सक्रिय यानी कि एक्टिव हो जाता है और फिर तुम्हें फीवर आना स्टार्ट हो जाता है।
किस चीज़ पर, क्या खाने से, कौन सी एक्टिविटी करने से। ये सुनकर वो थोड़ी सी निश्चिंत होती है और समझ जाती है कि मैं पहली बार तो इम्यूनोलॉजिस्ट के पास आई हूँ अपना इम्यूनिटी टेस्ट करवाने, तो हो सकता है कि मेरा चेकअप थोड़ा सा अलग तरह से होगा। ये सोचकर वो चेकअप के लिए मान जाती है। सुबह उसे डॉक्टर ने बुला लिया था अपने पैथोलॉजी में, तो वो पैथोलॉजी में चली जाती है जो कि उसी हॉस्पिटल में था। वहाँ पर सारे टेस्ट करवाती है। वहाँ पर टाइफाइड से लेकर कैंसर तक सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं और फीवर पैनल टेस्ट में उसका ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम निकल जाता है, जिसके कारण ही उसको इतना ज़्यादा फीवर आ रहा होता है। यानी उसकी इम्यून सिस्टम अब काम सही से नहीं कर रहे थे, यानी उसकी इम्यून सिस्टम अब किसी कीटाणु जीवाणु पर हमला करने के बजाय उसके शरीर के अपने ही अंगों पे हमला कर रहे थे, जिसके कारण अगर वो इलाज नहीं कराते तो उसके फ्यूचर में शरीर के अंग खराब भी हो सकते हैं। अब डॉक्टरों ने उसके इम्यून वाली चेकअप का पूरा समाधान निकाला और उसको सही दवाई दी। दवाई देने के बाद उसको बहुत दिनों तक आराम रहा और वो भी खुश हो गई कि शायद उसकी प्रॉब्लम अब सही हो गई है। मम्मी पापा भी ये सब सोचकर बेटी की शादी देने की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब बेटी 24 साल की हो जाती है। 24 साल की बेटी को अब मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं कि कहीं अच्छे से घर में इसकी शादी हो जाए, इसके हाथ पीले करवा दूं, फिर मेरा सबसे बड़ा बोझ है जो उतर जाएगा। यहाँ पर बोझ बेटी को नहीं समझा जा रहा है, यहाँ पर बोझ हमारे जो समाज के रिवाज है उसको समझा जा रहा है। माता पिता उसकी शादी में लगे रहते हैं। शादी के लिए बहुत से लड़कों के रिश्ते आते हैं और बहुत से लड़के रिजेक्ट भी कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस बेचारी लड़की की किस्मत थोड़ी सी ख़राब होती है, कोई बात जल्दी से बन नहीं रहा होता है। धीरे धीरे वो लड़की थोड़ी सी परेशान होने लगती है, लेकिन उसका सौभाग्यवश एक घर, बहुत अच्छे घरों में शादी हो जाती है। एक बहुत अच्छी घर में जब वो बहू बन के जाती है तो उसका भी मन बहुत खुशी से झूम उठता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। वो घर बहुत पैसा वाला था, वहाँ उसका पति, सास, ससुर बहुत ही अमीर था और ननद भी एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करा करती थी। यानी घर बहुत ही संपन्न था और घर में ना ही कोई बेटा बेटी का चर्चा और ना ही कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसीलिए वो अपने ससुराल में आकर बहुत ज़्यादा ही खुश रहने लगी थी। पति भी बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग था, इसीलिए अपनी बीवी की हर प्रॉब्लम को समझा करता था। शादी के दूसरे ही दिन उसे वापस से बुखार आ गया। बुखार आने के बाद उसको ऐसा लगा कि अगर मैं अभी ससुराल में किसी को बता दूंगी तो लोग मेरा फिर मजाक बनाएंगे और शायद मुझे दोबारा मायके छोड़ जाएंगे। इसलिए वो ससुराल में किसी को नहीं बताती कि इसको बुखार आया है। उसकी सास, उसको भी नहीं पता था कि मेरी बहू अभी ज्वर से पीड़ित है। वो अपनी बहू को सुबह पहली रसोई के लिए बुला लेती है और फिर बहू का मन ना चाहते हुए भी पहली रसोई में जाना पड़ता है। पहली रसोई में जाने के बाद बहू का मन बहुत ही ज़्यादा दुर्बल और बहुत परेशानी से गुजरता है। बहू बस सोचती है कि काश मुझे गर्म रजाई मिल जाए जिसको मैं ओढ़ के सो सकूं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो बिस्तर में जाकर सोती है तो बिस्तर से मानो चिपक ही जाएगी। मतलब ऐसा हो गया जैसे कि शरीर में मानो जान ही नहीं था। लेकिन फिर भी अपने ससुराल वालों के कैसे वो टालेगी, इसलिए वो ना टालती और सीधा अपने कामों में लग जाती। बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर ससुराल के लिए बहुत अच्छी सी खाना बनाती। ससुराल में तब सास ससुर थोड़े से अजीब किस्म के थे, इसीलिए वो लोग बहू का प्रॉब्लम नहीं समझ रहे थे। लेकिन पति बहुत अंडरस्टैंडिंग था, इसलिए पति कहता है तुम जाकर आराम कर लो, तुमने आज बहुत काम किए हैं, शादी के मौके पर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही खटवा दिया गया है, अब जाके आराम कर लोगी तो शायद तुम्हारा बुखार उतर जाए। पति मापता है थर्मामीटर से तो बहू को फिर से 104 बुखार हुआ रहता है और पति तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाता है। हालांकि पति को और पूरे ससुराल को पता ही नहीं था कि उसको ऑटो इम्यून की शिकायत है। पति वापस से नॉर्मल बुखार के डॉक्टर के पास लेके जाता है। मेडिसिन डॉक्टर वहाँ पर उसे कुछ बुखार की दवा, कुछ एंटीबायोटिक और फिर से ताकत की गोली दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ अब तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, तुम्हें बस थोड़ी बहुत कुछ इन्फेक्शन हुई होगी जिसके कारण तुम्हें बार बार बुखार आ रहा है।
वो लड़की चुपचाप से घर आती और अपने कामों में लगी रहती। टाइम मिले तो बुखार की दवाई खा लेती, वरना ऐसे ही बुखार में भोगती रहती। उसके घर वाले को मानो कोई चिंता ही नहीं थी। हाँ, मायके से कुछ लोग आते तो कुछ लोगों को बहुत शर्म भी आती कि हमने सिर्फ धन दौलत पैसा ये सभी देखा, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ससुराल वाले को मेरी बहू कैसी लगती है और मेरी बहू को ससुराल वाले कैसा ट्रीट करते हैं। लेकिन पति की अच्छी बिहेवियर के कारण माँ बाप को ये भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छा हो या ना हो, बेटी का मेरा पति बहुत अच्छा है, हम लोग दामाद बहुत ही अच्छा खोज कर ले आए हैं। इसीलिए वो बहुत खुश होती है और मम्मी पापा के खुश होने के कारण बेटी भी बहुत खुश होती है। बेटी भी कहती है कि ठीक है मम्मी पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं अपने जगह बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा है। हाँ, सास ससुर थोड़े से कड़क दिमाग के हैं, इसीलिए वो लोग मेरे बुखार को बहाना समझ लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सब ठीक है। अब धीरे धीरे करके बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जिंदगी कटने सी लगती है। अब उस लड़की को एक बेटा भी हो चुका था और जो कि उस घर में कोई भेदभाव का माहौल नहीं था, इसलिए बेटी हो या बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। घर बहुत ही अच्छा से खुशी से चल रहा था। खाली प्रॉब्लम था तो सिर्फ सास ससुर का स्ट्रिक्टपन का। सास ससुर को ऐसा लगता था कि मेरी बहू काम ना करने के कारण बहाना करती है, हमेशा उसको हर वक्त सही टाइम पे बुखार आ जाता है। क्या उसका बुखार भी उसका दोस्त है, जब वो फ़ोन करके बुलाती है तो आ जाता है। ऐसे ऐसे उसके सास ससुर उसको ताने मार के कहते थे, लेकिन वो लोग कभी बहू को चेक भी नहीं किया करते थे कि बहू सच में बीमार है। एक दिन बहू सोई थी, उठ नहीं रही थी। सासू माँ रूम के अंदर जाती है और बहू को हिलाती दुलाती है। तभी सासू माँ को थोड़ा सा महसूस होता है कि बहू का देह तो सच में गर्म है, बहू सच में तप रही है। बहू को माथा छुआ जाता है, जहाँ पता चलता है कि सही में बहू को बुखार तो है, हल्का भी खूब नहीं है लेकिन ज़्यादा भी खूब नहीं है। बहू को मीडियम फीवर आ चुका है। थोड़ा बहुत सास को ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ता है और वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, ये तू कैसी बेबी ले आया जिसको हर वक्त बुखार ही रहता है। ये अब माँ बन चुकी है, इसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चों का अब बोर्ड का इम्तिहान भी नज़दीक आ रहा है, लेकिन ये कैसी माँ है, बच्चों को पढ़ाएगी तो वो तो दूर की बात है, घर का काम ही इससे नहीं संभाला जाता, तो ये क्या बच्चों को पढ़ाएगी और क्या बच्चों को मैनेज करेगी। ये सब सुनने के बाद पति को कहीं ना कहीं गुस्सा लगता है, इसलिए वो कहता कि माँ तुम चिंता मत करो, उसकी तबीयत आजकल ख़राब ही रहती है, तुम उसको बस उसके समय अनुसार खाना वाना दे दिया करो। और मेरी बहन है, वो कहाँ करती है, उसको भी थोड़ा काम वाम सिखाओ माँ, कभी उसकी भी शादी होगी तो उसको भी अपना घर में सब काम करना पड़ेगा, जैसे तुम मेरी बीवी को हमेशा खटाती रहती हो। ये सब सुनने के बाद सास कहती कि हाँ बात तो सही है, रुक तेरी बहन को मैं काम में लगाती हूँ। फिर माँ बेटी मिलकर काम किया करती, बहू आराम किया करती। लेकिन बहू का एक और भी प्रॉब्लम था, बहू को ज़्यादा भूख नहीं लगता था। कभी कभी सास उसकी दी रहती थी नाश्ता, वो भी बहू नहीं करती थी, थाली एक साइड में ही पड़ा रहता। कभी कभी ऐसा होता था कि बहू के मनपसंद खाने को सास सामने पेशकश करती, लेकिन फिर भी बहू नहीं खाया करती थी। कभी कभी सास को बहुत दया आती थी कि लगता है बहू की सही में बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब रहती है, बस हम ही लोगों ने उसको नाटक बोल कर परेशान कर दिया है। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की नौकरी लग गई, सास ससुर अब गुजर गए, पति और पत्नी दोनों लोग बूढ़े हो गए और अब बच्चे अपने मम्मी को कहते कि माँ तुम शुरू से ही बीमार रहती हो, तुमने कभी अपना ठीक से चेकअप नहीं कराया है क्या। तो वो माँ कहती कि बेटा मेरा ऑटो इम्यून डिजीज़ पता चला था, लेकिन उसकी मेरी चेकअप आधे में ही रुक गई थी, ट्रीटमेंट का कोर्स मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी कि मेरी शादी हो गई, फिर तुम लोग मेरे ज़िंदगी में आ गए। धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को उनके बेटे भी समझने लगे। अपनी माँ का ये सारे कष्ट को सुनने के बाद बेटे अपने शरीर पर बहुत ध्यान भी रखा करते और साथ ही साथ अपनी माँ को भी पूरा सुख सुविधा देने की सोचते हैं। अपने पिताजी से हमेशा यही कहते कि बाबा हमारी माँ को क्या प्रॉब्लम है,
क्यों उनको ऐसा होता है और उनके ऑटो इम्यून डिजीज को वापस से शुरू करा देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं अब पति थोड़ा सा कंजूस हो गया था, इसलिए अपने बेटे को कहता है कि नहीं बेटा, तेरी माँ जो भी दवा ववा खा लेती है उसी से सब कुछ ठीक है, और तेरी माँ को अब हम लोग उतना ज़्यादा चेकअप भी नहीं करवा सकते क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, रिटायर हो गया हूँ मैं, और मेरी अब पेंशन में उतने पैसे भी नहीं हैं कि जिससे घर भी चल सके और तेरी माँ का इलाज भी हो सके, और तुम लोग भी नौकरी करते हो तो उतना नहीं कमाते हो कि जितना तुम्हारी माँ का इलाज और घर भी चल सके। तुम लोगों को भी तो अपनी ज़रूरतें पूरा करनी है। बेटे बहुत खुश होते हैं क्योंकि समय के साथ उस लड़की के 2 बेटे हो चुके होते हैं, इसलिए वो लोग दोनों ही कमाने लगते हैं। वो दोनों अब धीरे धीरे शादी की उम्र में चले जाते हैं और फिर कितने भी पैसे हों जोड़ जाड़ के उन दोनों की शादी एक पर एक करवा दी जाती है। पहले साल में भैया की शादी हो जाती है और दूसरे साल में छोटे भाई की शादी हो जाती है। होने के बाद दोनों बूढ़े बूढ़ी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उनको लगता है घर में एक बहू आ गई, अब सब कुछ ठीक है। इसीलिए अब कोई काम का प्रेशर भी नहीं रहता था। लेकिन इस लड़की की ज़िंदगी बुढ़िया बनने के बावजूद भी इसी तरह बुखार में ही कट रहा था। एक सुबह बहू और बाकी सभी लोग अच्छे से काम कर रहे थे। घर पूरा अस्त व्यस्त, घर बिखरा पड़ा था, इसलिए बहू लोग सास के रूम में जाती है और कहती है, सासू माँ क्या बात है, आपकी तबीयत फिर से खराब हो गई है क्या? आप हिल भी नहीं रहे हो। सासू माँ बड़े ही कष्टदायी और बड़े ही दुर्बलता के साथ कहती हैं कि बेटा, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, मुझे आजकल बहुत तेज़ तेज़ बुखार आने लगे हैं और ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। फिर ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद बहुएं ये सोचती है, माँ जी का तो अभी उतना उम्र भी नहीं हुआ है और अभी से ही क्या बिस्तर पकड़ ली है, तबीयत भी सही नहीं है बोलती है, और बोलती है कि ताकत भी नहीं है शरीर में। ये क्या मजाक है? लगता है कि हम लोगों को कुछ नेक नहीं देना चाहती है, इस वजह से ऐसा नाटक करके बैठी हुई है। सब गहना तो मानो अपने सीने ही जात लेगी। ये सब सुनने के बाद सास चुपचाप से रहती है और अपना बहुओं को जो भी सोचने का मन करे सोचने देती है। इसी तरह अब बहुएं की बहुत ज़्यादा ही ख़राब बिहेवियर स्टार्ट हो जाती है अपने सास के प्रति। बहू लोग कुछ भी अपने सास को सेवा या कुछ भी टाइम पर दवाई देना ये सब नहीं करती थी। और अब बेटे भी बदल गए थे। दोनों बेटे की अच्छी खासी नौकरी हो गई थी, फिर भी अपनी माँ का ऑटो इम्यून का इलाज नहीं करवाते थे और बीवी जैसा कहती वैसा ही करते थे। धीरे धीरे समय और भी गुजरता गया। माँ की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती गई। अब उसके पापा नहीं रहे, लेकिन माँ की हालत इतनी ख़राब रहती, हमेशा बुखार, और बुखार के कारण वो कुछ भी नहीं खा पाती थी। ठंडा तासीर वाला फल भी अब दूर का बात हो गया था, वरना वो पहले सब कुछ छोड़ जरूर देती थी, फल खाया करती थी, लेकिन अब फल और चावल भी छूती नहीं थी क्योंकि हर चीज़ से ही बुखार आता था उसको। माँ की इस हाल को देखकर बहू पर बिल्कुल भी तरस एक रेखा भी नहीं उमड़ा और बहू लोग ये कहने लगी कि लगता है आजकल ये बुढ़िया बहुत ज़्यादा ही कंजूस हो गई है, ना घर में कोई फल आने देती है, ना घर में ठीक से सब्जी अनाज या चावल आने देती है, ये सारा पैसा ले जाएगी क्या अपने साथ? ऐसे ऐसे करके उनको शाप दी जाती। लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचती थी कि हाँ, अब मेरी ये उम्र हो गई है, इसलिए लगता है मेरी बहुएं मुझे जो ना तो कह रही है। इसीलिए सासू माँ भी चुपचाप से सहने लगी। सहते सहते सासू माँ की उम्र 90 साल की हो गई। 90 इयर्स ओल्ड में उनको बुखार का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि हर वक्त होता ही था। बचपन और जवानी उनका इसी तरह बुखार में ही कट गया। इसीलिए एक दिन उनको बुखार आया तो वो सोची कोई बात नहीं, ये बुखार का मेरा जीवन है, ये बहुत ही कष्टमयी है, इसको फिर से हम झेल लेते हैं। इसीलिए सासू माँ बुखार को झेलने लगी। बहू को थोड़ा बहुत ये भी लगता था कि चलो मेरी सास माँ का तो कोई काम ही नहीं है, सासू माँ हमेशा खटिया में ही टांग के सोई रहती है चादर, और फिर क्या करना ही है, जितना भी काम है सब हमें लोग को तो करना है। अपने बुढ़ापा का बहाना दिखाकर हमेशा आराम करती रहती है, बहुत ही आलसी है हमारी सासू माँ। इतना सब बोलकर हमेशा अपनी सास की वो लोग बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती करते थे, बहुत ही हाई लेवल में अपमान किया जाता था उनका।
लेकिन वो फिर भी चुपचाप से सहने लगी, सुनने लगी। बुखार पहला दिन आया तो हल्का था, इसीलिए एक शाल को ओढ़ कर ही उनका दिन निकल गया। दूसरा दिन उनको बुखार तो था, लेकिन उनको लग रहा था कि इस बार का बुखार थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि उनको दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा खांसी होने लगी। इसीलिए वो सोचने लगी, कोई बात नहीं, मुझे लगता है फिर से अपनी ऑटो इम्यून की फिर से दवा स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो डॉक्टर से मिलने का सोचती है, लेकिन सोचती है कि आज मेरे देह में इतनी शक्ति नहीं कि उठकर मैं चली जाऊं, कुछ दिन मैं थोड़ी आराम कर लेती हूँ तब जाऊंगी। तीसरे दिन बुखार तो था, लेकिन थोड़ा जोर हो गया था। तेज बुखार के कारण वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उनको ऐसा लगने लगा कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। उनको थोड़ा बहुत अब बहुत सी चीज़ों का डर होने लगा। फिर धीरे धीरे सासू माँ बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई। सासू माँ फिर बहुत ज़्यादा ही सोचने लगी कि भाई मेरी तबीयत इसी तरह बिगड़ जा रही है, मेरी बहुओं को भी क्या है, आंखों में पट्टी बंधी है क्या, डॉक्टर घर में नहीं बुला सकती है, मैं जब डॉक्टर के पास जा नहीं सकती तो वो लोग तो घर पे बुला ही सकती है ना। ऐसा सोचकर बहुओं को डांटते हुए कहती है कि क्या बहू, तुम लोगों को ज़रा भी ध्यान नहीं है, मैं घर की बड़ी हूँ, घर की मुखिया हूँ, मेरे से ही ये घर चलता है और तुम लोग मुझे ही क्या क्या सोच रही हो, मेरे लिए भी क्या क्या बोलती हो, जरा मेरे लिए घर पे डॉक्टर को बुलवा लाना। बहू लोग नहीं सुनती है और डॉक्टर को भी नहीं बुलवाती है। बेटे भी अब बहू के ही गिरफ्त में आ चुके थे, इसलिए अब माँ का तो कोई सुनता ही नहीं था, माँ का तो मानो कुछ चलता ही नहीं था। धीरे धीरे 4 दिन हो गए बुखार के, खांसी और थोड़ा तेज हो गई, बुखार भी और थोड़ा तेज हो गया। थर्मामीटर से मापी तो थर्मामीटर 102 आया। जब अपनी बहुओं को बताती तो सब लोग उसे कहते कि बस 102 बुखार में ही तुम बिस्तर पकड़ के रह जाती हो, सारी जवानी सारी बुढ़ापा बस तुम्हारे यही काम रह गया है, बिस्तर पकड़ के चादर ओढ़ के कंबल ओढ़ के साल ओढ़ के सोना, और सिर्फ टाइम टाइम पर दवा खाती रहती हो। दवा तो ऐसे खाती हो जैसे लगता है कि तुम्हें ही सबसे बड़ी बीमारी है। ये सब बात सुनकर सास को बहुत ज़्यादा ही चोट लगता अपने मन में, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। धीरे धीरे उनको ये लग रहा था कि मेरी बुढ़ापा मेरे पे हावी हो रही है, मैं शायद अब किसी को कुछ भी बोल नहीं पाऊँगी, शायद अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मेरी बहुएं कहीं मेरे ऊपर हाथ उठा दी तो मेरा तो भाई क्या हाल हो जाएगा। ऐसा सोचकर सास चुपचाप से सोई रहती, खाना मिलता 2 वक्त का तो रोटी खा लेती, वरना वो भी नहीं खाती, हाथ पेट पर रख कर सो जाती। कभी कभी दवा भी नहीं खा पाती थी, इसीलिए 2 बिस्किट खाकर दवा खा लेती तो उससे उनको कमज़ोर शरीर में उल्टी हो जाती। इतना हार्ड दवाई उनके शरीर को अब लेना गवारा नहीं था। धीरे धीरे अब उनकी बुखार का 7 दिन हो गया। 7वें दिन से उनको कुछ अजीब सी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि खांसी होती और खांसी के बाद उन्हें कफ आता, तो जब वो थूकने जाती तो कफ में हल्का ब्लड रहता। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई। वो सोची कि अब मेरी उम्र हो चली है, थोड़ी बहुत शरीर में एबनॉर्मलिटी आ चुकी है, जो कि हर बुढ़ापे में औरतों को या मर्दों को या सभी लोगों को होता ही है। ऐसा सोचकर मान लेती है। अब ऐसा उसके साथ बहुत बार होने लगता है। धीरे धीरे 8वां दिन का समय आता है। 8वां दिन तो उसे ऐसा लगता है कि मेरी नाक भर आई है। जैसे ही वो एक रुमाल लेकर नाक की सर्दी छिड़कती है तो नाक से भी पूरा ब्लड आ रहा होता है। अब वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। उनको ऐसा लगने लगता है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं ना हो गई, क्यों मेरा हर तरफ से ब्लड आ रहा है। बहू लोगों को अपनी वो हैंकी दिखाती है और कहती है कि बेटा मुझे डॉक्टर के पास लेके चल, वरना हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर दे, मेरे शरीर में भी अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, मैं चल के नहीं जा पाऊँगी, मेरे लिए एम्बुलेंस लेकर आ। और वो खून वाली रुमाल देखकर बहू सोचती है कि हाँ कोई बड़ी बीमारी हो गई होगी, एम्बुलेंस बुला दिया जाता है। एम्बुलेंस में लेटे लेटे वो घर से बाहर निकलती है, हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में जाते ही उनको तुरंत ड्रिप लगा दिया जाता है और उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट में उनको कैंसर स्टेज 2 पता चलता है। पता चलने के बाद
वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और डर जाती है कि किस कारण से उनको कैंसर हुआ। वो बहुत ज़्यादा ही डरती है और डॉक्टर को अपनी पूरी आपबीती बताती है कि मुझे बचपन से ही बुखार की प्रॉब्लम थी, मेरे साथ ऐसे ऐसे होता था, मैंने ऑटो इम्यून की दवा ठीक से नहीं खाई, मेरी ना ही ठीक से कोर्स कंप्लीट हुई, मेरी शादी, मेरे बच्चे, मेरे बहू, ऐसे करके वो पूरी कहानी अपनी बताने लगी। डॉक्टर लोग भी सुनकर दंग रह गए और कैंसर होने का उनको कारण बताए। कहे कि ऑटो इम्यून था और ठीक से तुम्हारा चेकअप भी नहीं हुआ, तुमने ठीक से अपने दवाई की कोर्स भी नहीं कंप्लीट की, तो ऑटो इम्यून तुम्हारे शरीर में जारी रहा और जारी रहने के कारण कुछ तुम्हारे ज़रूरी सेल्स को वो ख़राब कर गया, जो इम्यून सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स के एल्वियोलाई का पार्ट और कुछ वाइट ब्लड सेल्स के अंदर के सेल, जो सब बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सब तुम्हारे अब डैमेज हो चुके हैं। इसीलिए तुमको ये हो गया है, क्योंकि तुम्हारा रोग प्रतिरोधक क्षमता इस बीमारी से लड़ नहीं पाया, इसलिए ये तुम पे हावी हो गया है। वो बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि उसको पता था कि इस बीमारी के बाद इंसानों के साथ क्या होता है, क्या हश्र होता है। जितना भी पैसा डाल दो, ये हश्र तो होता ही रहता है। इसीलिए वो अपने बेटों को हॉस्पिटल में फ़ोन करके बुलाती है, कहती है कि बेटा मुझसे मिलने आ जा। टेस्ट करने के बाद पता चला है कि अब मुझे केमोथेरेपी की ज़रूरत है और डॉक्टर लोगों ने केमोथेरेपी मेरी स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की डिमांड की है। पैसों का रकम बहुत बड़ा है, इसलिए अब तुम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बेटे लोग कुछ पैसों के अमाउंट हॉस्पिटल में जमा करवा देते हैं। माँ की केमोथेरेपी शुरू होती है, लेकिन बहू अभी भी कुछ ना कुछ माँ को गलत खाना ही खिला देती, यानी कि बहू का ये प्रैक्टिस था कि अपनी माँ को कहीं गलत जगह भेज दिया जाए। इसीलिए वो अपने सास के साथ ऐसा करती और डॉक्टर मना करते कि इस समय आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स तो दूर की बात, कोई खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन वो अपनी माँ जी को बहुत सी खट्टी चीज़ों का सेवन, अचार, नींबू, ये सब दिया करती। एक दिन इसी तरह खाने का समय होता है और माँ जी बहुत ही सीरियस हाल में थी, क्योंकि अब शरीर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि केमोथेरेपी भी काम ठीक से नहीं कर रहा था। हालांकि केमोथेरेपी स्टार्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे। अब अचानक से माँ अपने बेटों को कहती है कि बेटा थोड़ी बहू को बोलकर कुछ खाने के लिए भिजवा देना, मैं बहुत भूखी हूँ, यहाँ हॉस्पिटल का खाना मेरे से ढुकता भी नहीं है। वही केला और ब्रेड और साथ ही साथ वही उबली सब्जी और चावल। मुझे तो चावल खाने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे चावल दे दिया गया है। मुझे अभी भी बहुत बुखार आता है और अब तो बुखार बहुत तेज़ आता है। ये सब सुनने के बाद बेटों को थोड़ा बहुत अपनी माँ पर गुस्सा आया और कहते हैं, क्या हर समय तुम्हारा बुखार और ये तुम्हारी बड़ी बीमारी, मैं भेज रहा हूँ अपनी बीवी को, वो लोग तुम्हारा सेवा करेगी। ऐसे झकझोर के बात करने के बाद बेटे फ़ोन रख देते हैं और अपनी बीवी को बोल देते हैं कि जाओ माँ जी को कुछ खिला के आओ। दोनों बहुएं चावल के साथ दही लेके जाती है और अपनी सास को खिला देती है। दुर्भाग्यवश सास की तबीयत शाम से बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है और रात भर उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, यानी कि डॉक्टर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अनकंट्रोलेबल फीवर आने लगता है और उनका इम्यून बिल्कुल भी जवाब दे चुका होता है। इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक सी हो जाती है और फीवर उनका किसी भी चीज़ से उतर नहीं रहा होता है। कितनी भी ड्रिप लगा लो, कितनी भी दवा खिला दो या इंजेक्शन लगा दो, उनका पूरा शरीर ही अस्त व्यस्त हो जाता है। अगली सुबह अचानक ही जैसे एकदम शून्य पड़ जाती है और सभी डॉक्टर्स आते हैं, चेक करते हैं तो देखते हैं केमोथेरेपी अनसक्सेसफुल है और सासू माँ अब गुजर चुकी है, इस दुनिया में नहीं रही। यानी बुखार से ही उनका जीवन स्टार्ट हुआ और बुखार पे ही उनका जीवन खत्म हुआ। इसीलिए दोस्तों, आप सभी को मैं यही नोटिस देना चाहूँगी, आप लोग अपने सेहत का भी ध्यान रखें और बहुओं पर ज़्यादा निर्भर ना रहें। अपने हाथ में ही कुछ पैसे रखें जिससे कि आप अपना चेकअप ठीक टाइम पे करा सकिए और इम्यून सिस्टम का बहुत बहुत ध्यान रखें। और हाँ, फीवर अगर थोड़े अजीब तरीके से आ रहे हैं तो ज़रूर से आप लोग किसी बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट के कॉन्टैक्ट में रहें, ताकि आपका जब भी इम्यून में कोई भी प्रॉब्लम पनपेगा
तो वो डॉक्टर आपको साफ साफ बता देंगे। आपकी इलाज कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमारे इम्यून में आजकल बहुत सी बीमारियां हो जाती है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इरेगुलर इम्यून डिसऑर्डर, बहुत तरीके के फीवर सिंड्रोम्स। इन सभी से हमें बचना है और अपने शरीर को भी बचाना है। बहुओं को भी ये सब बहुत ही बड़ा दुख भरा बात लगता है और बहुएं एक दूसरे को कोसने लगती है कि तुमको जब पता था कि माँ जी ये सब नहीं खाएगी, उनका जान का भी आफत हो जाएगा, तो तू जाकर दही चावल क्यों खिलाई। तो वो कहती है कि माँ तो चावल भी नहीं छूती थी, तूने दही चावल खिला दिया, यानी तूने अपनी माँ को जानबूझकर इस हाल तक पहुँचाया है। ये सब सुनने के बाद दोनों बहुओं में झगड़ा हो जाता है और दोनों बहू जाने अनजाने एक बहुत बड़ी गलती को कर बैठती है। आप लोग मेरी लाइफ मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद, बाय बाय।